बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है नर्सिंग केयर प्लान ऑन बीपीएडी। सो लेट्स सी, सबसे पहले इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। हिस्ट्री 1 मार्क, फिजिकल एग्जामिनेशन 1 मार्क, असेसमेंट 1 मार्क, नर्सिंग डायग्नोसिस प्लानिंग के लिए 1.5, इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 एंड देन रेशनली एंड इवैल्यूएशन के लिए 1। सो ओवरऑल इट कंटेन्स 10 मार्क्स। देन what are the things included in this? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स, हस्बैंड नेम, एड्रेस एंड उसका मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन क्या करता है, रिलीजन, मदर टंग, एजुकेशन, रेसिडेंस, मंथली इनकम एंड देन उसकी नेशनैलिटी एंड सोर्स ऑफ रेफरल, कहाँ से उसे रेफ़र किया गया है। ठीक है, किसी दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया है या कहीं से भी नहीं किया गया है तो यहाँ पे इसलिए नील लिखा है। ओके, देन इन्फॉर्मेंट होता है वो पर्सन जो पेशेंट के साथ रहेगा, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को कन्वे करेगा। ओके, सो इन्फॉर्मेंट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि इन्फॉर्मेंट जो है वो कौन है, क्या रिलेशनशिप है उसका पेशेंट के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पेशेंट के साथ आई हैं वो है सुनीता, वो इनकी डॉटर इन लॉ है। एंड रिलायबिलिटी कितनी है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी रिलायबल है कि उससे हिस्ट्री जानने के बाद हम उस चीज़ पर रिलाई कर सकते हैं। सो रिलायबिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। देन चीफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ कंप्लेंट्स भी दो तरीके से लिखनी होती हैं, बाय द पेशेंट एंड बाय द इन्फॉर्मेंट। तो सबसे पहले चीफ कंप्लेंट्स होती क्या है, वो कंप्लेंट जिनकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ गया। ठीक है, हाल फिलहाल में जो प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से उसे एडमिट होना पड़ा, हॉस्पिटल आना पड़ा विजिट के लिए। सो बाय द पेशेंट मीन्स जो पेशेंट ने अपने मुंह से बताया डॉक्टर को, जो भी सारी प्रॉब्लम्स बताई, एंड बाय द इन्फॉर्मेंट, क्योंकि यहाँ साइकेट्रिक पेशेंट है इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट बोल रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन सच्ची हो। वो सब कुछ अपने कॉन्शियस नहीं होते हैं, कई बार ओरिएंटेड नहीं होते हैं कई बार। ठीक है, तो इस चक्कर में कई बार वो जो भी बोल रहे होते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस चक्कर में इन्फॉर्मेंट की यहाँ पे इन्फॉर्मेंट के थ्रू भी पूछना ज़रूरी है चीफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो यहाँ हमारी पेशेंट है राधाबाई की जो कंप्लेंट्स हैं वो क्या है कि इसका माइंड इज़ नॉट वेल एंड शी इज़ टॉकिंग मोर एंड आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स जो हैं वो एज इट इज़ वर्ड्स में लिखी जाती हैं, पेशेंट के ही उसके ही शब्दों में लिखी जाती हैं। आप चाहें तो पेशेंट ने अगर हिंदी में बोला है तो हिंदी में एज इट इज़ लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उसी की लैंग्वेज को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे जैसे उसने बताया वैसे वैसे एज इट इज़ लिखना है। देन बाय द इन्फॉर्मेंट ने क्या बोला कि राधाबाई कैसी हैं, इरिटेबल हो रही हैं, अभी रेस्टलेस हो रही हैं, इरिलेवेंट बातें कर रही हैं, रिपीटेड एक्टिविटीज़ कर रही हैं और ये सब कुछ इन्हें 4-5 दिन से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पानी पी रही हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में नींद नहीं हो पा रही है अच्छे से, अनएबल टू वॉक। एंड देन हम पूछते हैं पेशेंट से हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस होती है कि जो अभी कंप्लेंट आई है उससे पहले उसकी ओवरऑल डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड हिस्ट्री, कि वो प्रॉब्लम कब से आ रही है, इससे पहले कौन से डॉक्टर्स को दिखाया था, फिर यहाँ कब आए आप, फिर यहाँ डॉक्टर ने कब आपको रेफ़र किया, कब आपका एडमिशन हुआ, डायग्नोसिस कब क्लियर हुई, ये सारा कुछ मिला के हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी पेशेंट है राधाबाई, 61 ईयर ओल्ड फीमेल। ठीक है, वो एडमिट कब हुई साइकेट्रिक वार्ड में, इस तारीख को। शी इज़ अ नोन केस ऑफ BPAD। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कब से है, लास्ट 24 ईयर्स से है। ठीक है, पेशेंट वॉज टेकन टू साइकेट्रिक OPD। साइकेट्रिक OPD आती है, किन किन कंप्लेंट्स के साथ आती है वो लिख देना है। एंड देन उसके बाद ये सारा क्लियर हो गया कि वो कब आई, कहाँ से आई। उसके बाद अभी और चलेगा कि देयरफॉर द डॉक्टर रजनी चटर्जी ने एडवाइस किया फॉर हर एडमिशन इनटू साइकेट्रिक वार्ड। कौन से डॉक्टर ने कब एडवाइस किया वार्ड के लिए। एंड देन नाउ द ऑनसेट ऑफ इलनेस इज अक्यूट डेवलप्ड इन 3-5 days, नो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है तो वो लिखना है यहाँ पर, तो अभी नहीं है। ठीक है, शी इज़ अ नोन केस ऑफ BPAD फॉर अराउंड 20 years एंड पीरियोडिक एग्जावेशंस भी होते हैं उसको ऑफ कंटिन्यूस इलनेस। करंट मेडिकेशंस क्या ले रही है वो लिख देनी है सारी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ओके,
देन ट्रीटमेंट हिस्ट्री में इंक्लूड करना है वो सारा हिस्ट्री कि उसका कोई पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वो सारा, जैसे शी इज़ अंडरगोन द ट्रीटमेंट फ्रॉम BMHRC 2003 से चल रहा है उसका, एंड शी वॉज डायग्नोज एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस इनिशियली, पहले उसको ये डायग्नोसिस बनी थी लेकिन बाद में उसका डायग्नोसिस क्लियर हुआ BPAD का। ठीक, तो ये ट्रीटमेंट हिस्ट्री हो गई। देन पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, क्या इससे पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल प्रॉब्लम उसे या साइकेट्रिक प्रॉब्लम उसे रह चुकी है तो वो लिखना है। तो यहाँ पे इसको बताया गया कि उसको फर्स्ट एपिसोड 1995 में आया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आया था, एंड देन उसके बाद उसका वंडरिंग मतलब इधर उधर वो घूमने लगी, ठीक है, अपने घर पे बिना बताए, एंड देन रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करने लगी, और इस तरीके से मल्टीपल एपिसोड्स से मैनिया के भी हुए, एंड शी वॉज एडमिटेड, उसको एडमिट किया गया साइकेट्रिक वार्ड में मल्टीपल टाइम्स, एंड देन उसकी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला ट्रीटमेंट के बाद। बट रिकरेंट एपिसोड्स जो थे, रिकरेंट एपिसोड्स फिर भी देखने को मिले क्योंकि ड्यू टू द ड्रग इनकॉम्प्लेंस, ड्रग जैसे जैसे दवाई लेना बंद किया तो रिकरेंट एपिसोड्स आने लगे, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years शी हैज़ इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पीने लगी है तो सोडियम की कमी हो गई है, सोडियम डेफिसिट हो गया है, एंड देयरफॉर एडमिशन टू द वार्ड इज़ ऑलमोस्ट एवरी 4 month पे एडमिशन होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ये मेडिकल हिस्ट्री हो गई उसकी फॉर द लास्ट 6 year, ठीक है, लास्ट 6 year से और उसकी मेडिकेशन चल रही है, एंड इसके अलावा शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फॉल्स 2 years बिफोर, 2 साल पहले गिर भी गई थी। तो ये हो गई आपकी पूरी मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री। देन फैमिली हिस्ट्री और जीनोग्राम, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये जेनेटिक तो नहीं है, पहले किसी को रह चुका है फैमिली में ये बीमारी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइंस हैं, ये मतलब डेथ, डिसीज्ड, ठीक है, और इन लाइंस का मतलब है डिजीज्ड, मतलब जिसको की प्रॉब्लम है। ये एरो के थ्रू हमने दिखाई है अपनी पेशेंट राधा बाई जो कि 61 year है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा बाई है, राधा बाई के यहाँ पे देखो आप भाई को भी बीमारी है इसी तरह की, और राधा बाई का जो ये राधा बाई के सारे बच्चे हो गए। तो यहाँ पे अशोक जो राधा बाई का सन है उसको भी मेंटल प्रॉब्लम देखने को मिली है इस तरह की। सो राधा बाई स्टेइंग विद अ डॉटर फॉर लास्ट 6 years, उसकी फैमिली में उसके ब्रदर को भी सेम इलनेस है ये, एंड उसकी मेडिसिन चल रही हैं, और उसके सन को भी BPAD है लास्ट 8 years से, ठीक है। ये हमने अभी अभी देखा ऊपर फैमिली ट्री में। एंड उसका जो एक और बेटा था वो पास अवे, मतलब डेथ हो चुकी है उसकी 2006 में ड्यू टू द स्टमक कैंसर। तो ये हो गई उसकी फैमिली हिस्ट्री। देन पर्सनल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैटर करती हैं। अच्छा, इसके अलावा इसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है सेपरेट वीडियो में भी एक। सो पर्सनल हिस्ट्री में कि हाँ जो हमारा ये था हिस्ट्री टेकिंग असाइनमेंट था, असाइनमेंट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, हाउ टू टेक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, MSc, ये सारे असाइनमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसमें हमने सब कुछ बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है एक एक पॉइंट को, एक एक हेडिंग को विद एग्जाम्पल्स कि डिफरेंट केस में आपको कैसे कैसे पूछना है, क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे आपके। सो एक बार उनको ज़रूर से देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलो सो दैट आपको सारा कंटेंट मिल सके अच्छे से अच्छा और सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल हिस्ट्री में बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट की हिस्ट्री हो गई। बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट में बता दिया कि उसको स्टार्टिंग में उसका जो है वो कौन से नंबर ऑर्डर ऑफ चाइल्ड हो गया, देन उसका बर्थ प्लेस क्या था, एंड उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह, इंजरी, इलनेस, इस तरह का कुछ नोटिस प्रीनेटल या पोस्टनेटल पीरियड में हुआ था या नहीं हुआ था। देन बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सो बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। सो बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड में राधा बाई हैड अ गुड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसी थी, ठीक है। एंड शी वॉज हैप्पी टू टेक केयर ऑफ द फैमिली से बात करना सब अच्छा लगता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, और उसको इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, ठीक है, अपने चाइल्डहुड बिहेवियर के बारे में। देन फिजिकल इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड क्या थी, नहीं थी यहाँ पे। स्कूल हिस्ट्री, कभी गई नहीं स्कूल। देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में क्या है कि वो वर्किंग नहीं थी, बट ये सिलाई का काम करती थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 years से। और जब 16 साल की हुई तो उसने टेलरिंग शुरू कर दी, और फिर उसके बाद उसने अपने घर में ही काम खोल लिया। तो ये हो गई थोड़ी सी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। देन मैरिटल हिस्ट्री में आपको उसकी शादी कैसी है,
मतलब अरेंज है, लव मैरिज है, जो भी है, किस एज पे हुई शादी, शादी में अभी कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, ठीक है, ये सब लिखना होता है। देन सेक्शुअल हिस्ट्री में कोई मास्टरबेटिंग प्रैक्टिसेस तो नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है, प्री मैरिटल रिलेशंस थे क्या, ये सब। देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में कि उसको किस टाइम पे फर्स्ट बार मेनार्की की एज क्या रही थी, ठीक है, कितने टाइम के लिए आता है, रेगुलर होता है या नहीं होता है, और मेनोपॉज कब आया उसका, 10 ईयर्स पहले मेनोपॉज आ चुका है। देन यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स या फिर अदर सब्सटेंसेस में वो टोबैको लेती है, तो कब से लेती है और कितने साल हो गए लेते लेते, ठीक है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं सेपरेटली, अगेन बता चुकी थी मैं इस चीज़ को। देन इसको हम शॉर्ट में देखेंगे IPR। तो IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसकी कैसी है, शी वॉज गुड इन मेकिंग IPRs, ठीक है, गुड है, अच्छे से बात कर रही है वाइफ। जब प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट की ये जो कंप्लेंट्स आने लगी ये इस बीमारी से पहले उसकी पर्सनालिटी किस तरह की थी, ठीक है, तो ये होती है प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। तो सब पहले उसका यहाँ जब उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ था, जब उसे किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, तब उसका IPR अच्छा था, ठीक है, वो एक अच्छी वाइफ थी, अच्छी पेरेंट थी, अच्छी डॉटर थी, रिस्पॉन्सिबल थी, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस लॉस के साथ सबके साथ अच्छा रिलेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आफ्टर द यूज़ ऑफ लीजर टाइम, लीजर टाइम में क्या करना पसंद है उसको, TV वगैरह देखती है एंड न्यूज़ वगैरह देखती है। देन उसका फेवरेट चैनल भी लिख दिया। देन प्री डोमिनेंट मूड उसका कैसा रहता था उस वक्त, तो उसका मूड चीयरफुल रहता था पहले। एंड शी गेट्स इरिटेटेड सो ईजी, इरिटेशन ईजीली हो जाती है उसको, ऐसा था पहले, ठीक है। देन एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स, अपने लिए कैसा व्यवहार था, दूसरों के लिए कैसा था, तो शी वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस थी। और उसका एटीट्यूड दैट शी इज़ नाउ ओल्ड एंड हैविंग सो मैनी डिजीजेस, सो ये सारा उसका एटीट्यूड में था। देन रिलीजियस बिलीव्स कैसे, तो शी इज़ अ हिंदू एंड बिलीव्स इन गॉड एंड डज पूजा वगैरह करती है। देन फैंटेसी लाइफ में या किसी तरह की कोई सेक्सुअल फैंटेसीज रहती थी या डे ड्रीमिंग रहती थी, ऐसा कुछ रहता था उसको पहले, तो वो लिखना है। देन हैबिट्स में किस तरह की हैबिट है, फूड हैबिट्स, तो वो शी इज़ अ वेजिटेरियन, ठीक है, सॉफ्ट फूड लेती है, राइस लेती है, वो सारा कुछ लिखना है। देन रिएक्शन टू स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म कैसे हैं, लो टॉलरेंस है इसका स्ट्रेस के लिए, और इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एंड कंटिन्यूस टू टॉक, एक ही टॉपिक के बारे में लंबे टाइम तक ओवर थिंकिंग करना, टॉक करना, सो ये बिहेवियर था, ये पर्सनालिटी थी प्री मॉर्बिड। देन MSc करेंगे। MSc में सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर चेक करेंगे पेशेंट का। तो हमारी पेशेंट जो है वो शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड है, उसका वेट हेल्दी है और उसकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस वगैरह सब एडिक्वेट है। देन इंट्रैक्शन पे आ जाओ, तो शी वॉज मूविंग, इंटरेक्ट करते वक्त अपनी आईब्रोज ऊपर उठा रही है, मूव कर रही है और स्माइल भी कर रही है। देन एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन कैसा है, कोऑपरेटिव है, मेंटेन कर रही है, IPR आई कॉन्टैक्ट बना रही है। देन कॉम्प्रीहेंशन, क्या उसकी बातें समझ में आ रही हैं, तो यस शी हैज़ एन इंटैक्ट कॉम्प्रीहेंशन, तो क्वेश्चंस को समझ भी पा रही है और हर एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रही है, जितनी रिलेटेबल भी नहीं है। देन गेट एंड पॉस्चर, तो डिफ़िकल्टी हो रही है उसे वॉक करने में विदाउट सपोर्ट एंड शी हैज़ स्टूप पॉस्चर। देन साइकोमोटर एक्टिविटी बताएंगे कि उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी कैसी है, इंक्रीज्ड है उसकी यहाँ पे। सो रिपीटेड ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, बार बार पानी पी रही है। एंड शी यूज टू वॉश वेसल्स कंटिन्यूसली, ठीक है, तो ये थोड़ा OCD की तरफ इंडिकेट कर रहा है। देन सोशल मैनर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, सो यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट सोशल मैनर्स हैं क्योंकि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना छोटी छोटी चीज़ों पे, तो ये थोड़ा सा सोशल मैनर इनअप्रोप्रिएट कहलाएगा। एंड देन शी रेज हर वॉइस अगेंस्ट दैम इन एजिटेटेड व्हेन दे कम नियर हर, तो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स लिखा गया उस चीज़ को बताने के लिए क्यों इरिटेट हो रही है या क्या है। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि जैसे कि उसको बाथ के लिए जाना है या नहाने जाना है, तो नहाने पहले उससे पहले कोई चला गया तो सपोज बहुत चिल्लाना शुरू कर देगी इस तरीके से। देन रैपो में यहाँ पे वर्किंग रैपो इस्टेब्लिश हो गई है पेशेंट के साथ। एंड हैलुसिनेटिंग बिहेवियर कोई भी नहीं है। स्पीच स्पॉन्टेनियस है और रेट रैपिड है, ठीक है, हर चीज़ में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, सो इसलिए रेलेवेंसी लो है। वॉल्यूम एंड टोन इंक्रीज्ड है, सर्कमस्टेंशियलिटी प्रेजेंट है, ना स्मूथ एंड फ्लुएंट फ्लो ऑफ स्पीच है। ये सब हम क्लियर, ये सारे वर्ड सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, ठीक है, ये सब क्लियर हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना एक बार। देन मूड एंड अफेक्ट, मूड कैसा है, मूड में इलेशन है, ओके, पढ़ा होगा ना, इलेशन, एक्टेसी, ये सब कुछ।
सो आई आस्क पेशेंट हाउ डज शी फील, सो शी इज़ डूइंग वेरी गुड, उसने रिप्लाई किया. देन अफेक्ट में एक्साइटेड दिख रही है वो, वेरी इरिटेटेड है विद सम अदर पेशेंट्स. थॉट कैसा है, थॉट में उसका कंटिन्यूस स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम, फॉर्म, पोजीशन, कंटेंट, डिल्यूशन, ये सब थॉट के अंदर लिखना है कि थॉट में उसका कोई डिल्यूशन तो नहीं है. कंटेंट ये है कि उसको ऐसा लग रहा है कि सब लोग उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं. पोजीशन जैसा कुछ पता चल रहा है तो वो लिखना है. देन फॉर्म लिखना है, देन स्ट्रीम लिखना है. ठीक है. उसके बाद सैम्पल ऑफ स्पीच, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरीके का सैम्पल है, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे उसी की स्टेटमेंट लिख दी. सो आई आस्क हाउ डज यू फील इन दिस वार्ड, कैसा लगता है आपको. तो उसने बताया कि उस कमरे का वो लड़का जो घूम रहा है ना, वो मुझसे नहाना पहले ही चला जाता है एंड मैंने मना किया था तो इधर आना, फिर भी वो घूम के इधर ही आती है. मतलब इस तरीके से कुछ इरिटेटिंग सा जो भी उसने बताया वो लिख दिया. देन परसेप्शन, शी हैज़ नो हेलुसिनेशन और इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स, किसी भी तरह का हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन नहीं है. देन कॉग्निटिव फंक्शंस में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस GCS पे चेक किया तो स्कोर 15 आया है. देन ओरिएंटेशन के लिए टाइम, प्लेस, पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टाइम पूछ लिया, क्या टाइम हो रहा है, प्लेस कौन सा प्लेस है ये, और पर्सन कि आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं. उसने सारा कुछ सही बताया. तो इसका मतलब हमने इन्फ्रेंस क्या निकाला, क्या पता चला हमें इससे कि वो वेल ओरिएंटेड है टाइम, प्लेस एंड पर्सन के लिए. देन मेमोरी चेक करने के लिए रिमोट, इमीडिएट, रीसेंट और इमीडिएट है ना, 3 तरह से मेमोरी चेक करते हैं हम. तो उसके लिए अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे. रिमोट के लिए उससे पूछ लिया काफ़ी पुराना कब शादी हुई थी. रिसेंट के लिए ब्रेकफास्ट में क्या लिया. एंड देन इमीडिएट के लिए ये नंबर रिपीट करो. तो यहाँ पे उसकी पता चला कि रिमोट और रिसेंट वाली सही है और इमीडिएट वाली थोड़ी सी मेमोरी उसकी इम्पेयर्ड है, क्योंकि वो नंबर रिपीट नहीं कर पा रही है इतनी जल्दी जितना जल्दी उस मतलब हाल के हाल. देन अटेंशन एंड कंसंट्रेशन उसका कैसा है, उसके लिए उसको मंडे से संडे तक का पूरा बताने को बोला गया. तो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन उसका इंटैक्ट निकला. देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में उसको कोई प्रोवर्ब दे दी, प्रोवर्ब कोई मुहावरा दे दिया. उससे पूछा कि इसका मतलब समझ पा रहे हो, जैसे पेट में चूहे कूदने का क्या मतलब होता है, तो उसने सही से बता दिया. तो यानी कि यहाँ पे उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इंटैक्ट है. देन जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, यहाँ पे पूछ लिया प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया का, तो बता दिया, सही आंसर कर दिया, यानी कि ये भी सही है. जजमेंट में पूछ लिया कि अभी आपकी क्या मतलब ये आपकी हालत क्यों हुई है, आपका इसका क्या, आपकी बीमारी को लेकर आपका क्या एटीट्यूड है, तो उसने बता दिया. जजमेंट भी उसका कि अभी तो दवाई चल रही है और अच्छा लग रहा है, इसका मतलब और उसके बाद जजमेंट, टेस्ट जजमेंट करने के लिए, सिचुएशन जजमेंट करने के लिए एक स्टैम्प्ड सील्ड पेपर मिल जाता है आपको, एनवलप मिल जाता है, एक स्टैम्प्ड सील्ड एनवलप मिल जाएगा अगर आपको रोड पे या गली में, स्ट्रीट पे. तो आप क्या करोगे, तो उसने बोला कि शी विल पोस्ट इट, सो दैट इससे हमें जजमेंट पता चल गया. देन इंसाइट में यहाँ पे लेवल्स होते हैं ना, 1 2 लेके 6 तक होते हैं आई थिंक. तो यहाँ पे लेवल 4 है उसका, यानी कि वो सिक फील कर रही है कि हाँ मैं बीमार हूँ, टू द समथिंग अननोन इन सेल्फ, कुछ तो है गड़बड़ मेरे में, दैट आई डोंट नो. देन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हाइट, वेट, BMI ले लेंगे. सो यहाँ पे पता चलेगा कि राधाबाई क्या है, ओवरवेट है. देन वाइटल साइंस के लिए BP ले लिया, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर ले लिया. देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम चेक कर लिया कि कोई वॉकिंग डिफ़िकल्टी आ रही है, तो यस आ रही है, शी हैज़ वॉकिंग डिफ़िकल्टी, तो इसलिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना. एंड शी हैज़ एडिमा इन हर लेग्स, हर स्किन इज शाइनी. ठीक है. देन डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन करेंगे. सो यहाँ पर डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि क्राइटेरिया होता है WHO के थ्रू, जिसके थ्रू आप जितने भी आपके ये मेंटल बिहेवियर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको क्लासिफिकेशन किया गया था WHO के थ्रू. ठीक है. तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग F31.1 के अंदर आता है उसका डिसऑर्डर. सो इट इज़ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, करंट एपिसोड हाइपोमेनिया. डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस हैं इसके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू हम F31.1 में हमने इसे रखा है, तो वो पढ़ लेते हैं. सबसे पहले बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, BPAD का पेशेंट है और करंट एपिसोड, अभी जो पेशेंट जिसके लिए एडमिट हुआ है, अभी करंट एपिसोड उसका किसका है, हाइपोमेनिया का है. ठीक है, हाइपोमेनिक पेशेंट है. तो यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट करंट एपिसोड मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ हाइपोमेनिया. तो हाइपोमेनिया का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. हाइपोमेनिया में क्या होता है
एबनॉर्मलिटी होती है मूड एंड बिहेवियर की, इंक्रीज्ड ऑब्सेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बार बार वो पानी पी रही थी और बार बार यूटेंसिल्स वॉश कर रही थी। देन इंक्रीज सोशबिलिटी एंड टॉकेटिवनेस, देखा था हमने, बातें ज़्यादा कर रही थी। देन इंक्रीज नीड ऑफ स्लीप, ज़्यादा सो रही थी, तो हाँ यहाँ पे सो रही है वो ज़्यादा। शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 AM, फिर उसके बाद कुछ काम करती है, फिर सो जाती है, फिर उसके बाद उठती है 1 बजे दोपहर में, फिर सो जाती है, फिर 4 बजे उठती है, तो कितना सारा सो रही है। देयर मस्ट हैव बीन एटलीस्ट वन अदर अफेक्टिव एपिसोड हाइपोमैनिक, मैनिक, डिप्रेसिव और मिक्स्ड इन द पास्ट। तो यहाँ पे इस क्राइटेरिया के लिए ज़रूरी है कि पहले भी उसका कोई ना कोई एक एपिसोड रह चुका हो। तो यहाँ पे पहले भी हमने हिस्ट्री में देखा था कि उसके मल्टीपल मैनिक एपिसोड रह चुके हैं पास्ट में, तो ये क्राइटेरिया भी फॉलो करता है। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में जितनी भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई गई, CBC, हीमोग्लोबिन, TLC, सीरम सोडियम, पोटेशियम, LFT, KFT, वो सारा उनकी वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़, पेशेंट वैल्यू, रिमार्क्स लिखेंगे, ठीक है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम डायग्नोसिस लिखेंगे, तो यहाँ पे इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन है। क्यों है भाई? क्योंकि यूफोरिक मूड की वजह से, ठीक है। बातें ज़्यादा करेगी, एक्सप्लेन ज़्यादा करेगी, तो यहाँ पे इंटरेक्शन इम्पेयर्ड होगा। देन रिस्क फॉर वायलेंस का रिस्क क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उसे इरिटेशन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट करेगी, तो रिस्क फॉर वायलेंस भी निकल के आ सकता है। रिस्क ऑफ इंजरी का रिस्क क्यों हो सकता है? क्योंकि पानी बार बार बहुत सारा पी रही है, तो हाइपर वॉल्यूमिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, और जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियली सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है कि इंजरी हो जाए, ठीक है। देन इंसोमनिया रिलेटेड टू यूफोरिक मूड एज एविडेंस्ड बाय अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, नींद नहीं आ रही है अच्छे से क्योंकि यूफोरिया में रह रहा है मूड, जल्दी उठ जाती है सुबह, ये सब हमें पता ही था, एज एविडेंस्ड बाय में लिख दिया, ठीक है। देन हम यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट ने एज इट इज़ बोला वही लिख देना है, ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने क्या चेक किया। देन नर्सिंग डायग्नोसिस एक एक करके जो हमने ऊपर मेंशन की थी वो सारी, फिर उसके लिए गोल क्या लिया, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। देन उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या लिए, उनका क्यों लिए वो, रैशनली, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो ये 1 by 1 हो गए आपके नर्सिंग डायग्नोसिस। ये दूसरा है रिस्क फॉर वायलेंस डायरेक्टेड टू अदर्स एज एविडेंस बाय इजी इरिटेबिलिटी, आर्गूमेंट, डिमांडिंग और थ्रेटनिंग बिहेवियर टू द अदर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू परसीव पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशंस एविडेंस्ड बाय इम्पल्सिव बिहेवियर्स, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक। उसके बाद इंसोमनिया वाला डायग्नोसिस, और उसके लिए उसके शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इंटरवेंशंस, रैशनली, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आती है साइको एजुकेशन, जैसे हेल्थ एजुकेशन होती है वैसे यहाँ पे साइकेट्री में साइको एजुकेशन होती है। तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देनी है हमें उसे कि ओवर हाइड्रेशन जो आप कर रहे हो, ज़्यादा पानी पी रहे हो, उससे क्या नुकसान हो सकता है। डेंजरस होता है क्योंकि सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा, अल्टीमेटली हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, और जिसकी वजह से मेंटल स्टेटस में चेंजेस आते हैं, कन्फ्यूजन आता है, डिसओरिएंटेशन आता है। ये सब समझाना है पेशेंट को। देन ड्रग कंप्लायंस के बारे में समझाना है कि आपको दवाई लेना ज़रूरी है, रेगुलरली लेना है। जहाँ आपने मेडिकेशन स्टॉप की वहीं आपको चेंजेस आपके बिहेवियर में नज़र आने लगेंगे, ठीक है। तो ये डेंजरस भी हो सकता है, सडनली तो स्टॉप करना ही नहीं है, और इससे आपके साइन एंड सिम्टम्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ जितना भी आपने पहले ट्रीटमेंट किया है वो सारा बेकार हो जाएगा। देन कंक्लूजन में ओवरऑल इस असाइनमेंट में कि हमने क्या क्या देखा, क्या हमारी पेशेंट के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लिखना है कि वो कितने साल की है, ठीक है, कब एडमिट हुई, क्या क्या सिम्टम्स के साथ आई थी, कब उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया, ओके, कब से वो पेशेंट है, उसके बाद उसकी मेडिकेशंस क्या चल रही थी, ये सारा कुछ। और फिर फाइनली अगर डिस्चार्ज हुई है तो डिस्चार्ज भी लिख देंगे कि कब डिस्चार्ज हुई है, क्या एडवाइस दी डॉक्टर ने, ये सारा कुछ। तो आप इस तरह के और असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे हमारे ढेर सारे ग्रुप्स हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो
कि आपके लिए कौन सा ग्रुप सूटेबल है, फ्रेशर्स हो या फिर सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर्स के लिए, या एक अलग से भी एक ग्रुप है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।